ठीक है, तो आप लोगों के डाउट्स में जो सबसे पहला एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मेमोरेंडम। इसका मुझे एग्जैक्ट जो इसका बिल्कुल हिंदी में शब्द है वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मेमोरेंडम से मतलब ये शब्द बना हुआ है मेमोरी से। मेमोरी से, मेमोरी मतलब याददाश्त। याददाश्त को बनाए रखने के लिए जो कुछ किया जाए वो मेमोरेंडम। या हम भूले नहीं, हमसे गलतियां नहीं हो, हम चूके नहीं, हम अपनी गलती को दूर करने के लिए कुछ करते हैं और उसके लिए कुछ भी बनाते हैं, वो मेमोरेंडम हो जाता है। बस ये पहली चीज तो आपको ये समझनी है। ठीक है, ये हमारी याददाश्त को हेल्प करती है। जैसे क्या होता है ऑफिस में कभी कभी कुछ नोटिस को मेमोरेंडम कहा जाता है। भाई किसी को बोल दिया, वो भूल गया, उसने कुछ और कह दिया, तो वो भूल भाल के काम नहीं है भाई, हमने लिख के दे दिया, तो उसको कुछ लोग मेमोरेंडम कहते हैं। अब हम अकाउंट में मेमोरेंडम कहाँ यूज करते हैं? एक हम बुक यूज करते हैं जिसको कहते हैं मेमोरेंडम बुक। और भी जगह मेमोरेंडम यूज आता है अकाउंट्स में, लेकिन अभी हम मेमोरेंडम बुक की में बात कर रहे हैं। मेमोरेंडम बुक का मतलब ये होता है कि ऐसी बुक जो याददाश्त को मदद करने के लिए बनाई गई। ये क्या हो सकती है? एक डायरी हो सकती है जिसके अंदर हमने किसी को पैसे दिए तो लिख लिए। भाई अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है एंट्री करने की, अभी टाइम नहीं है ना, मेरे पास बुक है, अभी मैं तो कहीं बाजार में खड़ा हूं, मेरे पास डायरी है, मैंने किसी को कोई मिल गया, मैंने दे दिए पैसे, मैंने कुछ खरीद लिए, तो मैंने एक छोटी सी डायरी रखी हुई है जेब में, उसमें मैं लिखते जाता हूँ, फिर ऑफिस में जाऊंगा, अपनी दुकान पे जाऊंगा, फिर मैं उसके खाता में लिख दूंगा। तो ये डायरी भी मेरी मेमोरेंडम बुक हो सकती है। ठीक है, ये एक कागज का टुकड़ा भी हो सकता है। मैं बताता हूँ, अब तो आप लोगों में वो चीज बताता हूँ क्या होता है कि मैंने देखा है मेरे फादर वगैरह क्या करते थे, आजकल तो सब लेजर होते हैं, पहले आपने भारत वो भारतीय पद्धति लंबी लंबी बहियां देखी होंगी, उसमें कोई कॉलम वॉलम थोड़ी खींचे होते हैं, है ना। मैंने भी जब देखा क्या होता है, जैसे एक कागज है ना, दिस इज अ पेपर, ये एक पेपर है, तो इसको इसमें हम मुझे कॉलम मुझे लिखना है, तो इसको ऐसे करके मोड़ देते थे, ऐसे मोड़ के ये ऐसे मोड़ दिया, ऐसे ऐसे मोड़ दिया, फिर एक और मोड़ लगा दिया इसको, ये ऐसे मोड़ दिया। अब इसको मैं खोल दूंगा, तो अब आप इसके अंदर देखिए कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। अब मैं मंडी में खड़ा हूँ, आप सोचिए जरा, आप मंडी में खड़े हैं, दाल मंडी में, चावल मंडी में खड़े हैं, किसान आ रहे हैं, किसान से आप सामान खरीद रहे हैं, ग्राहकों को बेच रहे हैं, वहां पे कोई रजिस्टर थोड़ी है। आप क्या करते हो, एक छोटी सी ऐसी डायरी, एक पन्ना रखा अपने जेब में आपने, और पेन रखा, ले गया, और आप वहां पे जो कुछ कर रहे हैं आप इसमें लिखते जा रहे हैं, आप इसके अंदर उसको लिखते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, लिखते जा रहे हैं, फिर इसको लिख के लाके आराम से ऑफिस में बैठ के पूरा हिसाब बनाते। तो ये क्या हो गया, ये मेमोरेंडम के लिए हो गया। ये मेमोरेंडम पेपर मान लीजिए, मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये आपको मदद कर रहा है कि भूल नहीं हो, आप चूके नहीं लिखने का, ये मेमोरेंडम पेपर हो गया आपके लिए। तो मेमोरेंडम का मतलब कोई भी चीज आपको जो मदद करे वो मेमोरेंडम। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है मेमोरेंडम बुक, अभी आपके बुक्स के अंदर जर्नल को कुछ लोग मेमोरेंडम बुक ऑथर्स मेमोरेंडम बुक भी कहलाते हैं। तो मेमोरेंडम बुक जर्नल को भी मेमोरेंडम बुक भी माना जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, जर्नल में लिखने से पहले एक हमने डायरी सी बनाई हुई है, उसके अंदर नोट, वो मेमोरेंडम बुक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सीधी सी बात है, मेमोरेंडम बुक माने ऐसी कोई बुक, ऐसी वो डायरी हो सकती है, कोई पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हमारी याददाश्त को, हमारी मेमोरी को मदद करने के लिए बनाई गई है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जर्नल का दूसरा नाम भी, कुछ एक्सपर्ट्स जर्नल को भी मेमोरेंडम बुक कहते हैं। ये हुआ हमारा मेमोरेंडम। सर डायरी सुना है उसके। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो सर डेली बुक या डायरी कहते हैं इसको, डेली वो बुक, नहीं डायरी भी पता। कहते हैं, डेली बुक भी है हमारी, रोज हमारी इसमें ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं, वो ये हो गया। बस मैंने कहा इसका मेन उद्देश्य, नाम क्या, जैसे मैंने बताया, वो नाम बेसिक यही है कि ये हमारी याददाश्त की मदद करने के लिए बनाया जाता है। दैट इज व्हाट मेमोरेंडम इज। तो सर मेमोरेंडम को वो रफ बुक भी कह सकते हैं ना? हाँ, कह सकते हो भाई, ऐसी कोई भी चीज स्कूल जो में क्लास हमको, बैक कर लेते। जो हमारी 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 मेमोरी को मदद करे, हमारी को हेल्प करे ट्रांजेक्शन लिखने में, वो हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, सर जैसे स्कूल में लिख लेते हैं हम लोग। अभी स्कूल में लिखते हैं, स्कूल में हम रफ बुक ले आते हैं, फिर बाद में फेयर करते हैं, बिल्कुल, वो भी हो गया, वो भी एक तरह से मेमोरेंडम बुक की हुई। भाई सारा लेक्चर तो ध्यान नहीं रहेगा, है ना, आप लिख रहे जा रहे हैं और अभी भी आप कर रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जो लोग लिखते दिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो मेमोरेंडम ही तो है, बाद में आप उसको फेयर करोगे या जो भी करोगे उस हिसाब से चीजें। ठीक है, ये है। दूसरी अब चीज इसके अंदर बताई गई है
गुप्त संचय, उसको भी मैं ले लेता हूँ गुप्त संचय को पहले। गुप्त संचय का हिंदी में नाम, इंग्लिश में हम बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये अलग चीज है लेकिन इसको भी समझते हैं। गुप्त संचय, इसको हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व या गुप्त संचय से तात्पर्य है छिपा हुआ लाभ। इसका मतलब सर हम कह सकते हैं कि जनरल में एंट्रीज सी होती है। हाँ ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे जनरल में एंट्रीज मेमोरेंडम बुक सी होती है, कहने का मतलब क्या है, अगर जनरल मेमोरेंडम बुक है तो मैंने आपको जब जनरल मैंने समझाया था तो एक चीज मैंने बताई थी कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मैं उस एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि आपने क्लास में अटेंड की, क्लास में जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हैं, आपने कोई चीज नोट की, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपने वो नोट किया। मान लीजिए मैं आपका कोई एग्जाम लेता हूँ, आपने उस एग्जाम में वो चीज लिखी, मैंने उसको काट दिया, नंबर नहीं दिया, नंबर नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे कि सर ये आपने आप ही नहीं बताया था, ये तो इसका मतलब तो यही बताया था आपने, मैंने तो वही लिखा है जो आपने लिखा था। मैंने कहा भाई तुमने कहाँ लिखा है इसको, ये तो गलत है, तुम मुझे दिखाओ। तो आपने मुझे दिखाया कि देखिए सर ये मैंने, आपने जब लेक्चर लिया था मैंने ये चीज आपने उस दिन पढ़ाई थी, मैंने ये भी बताया था, मैंने। तो अगर हमें, मैं कहता हूँ नहीं ये गलत है, आप कहते हो जो आपने लिखा वही है, फिर नंबर क्यों काटे? तो हमें जो अगर कोई बात होगी तो उसका प्रमाण क्या? प्रमाण है आपकी बुक जो आपने लिखी हुई है। तो ये अकाउंटिंग आज की तो है नहीं, सालों पुरानी अकाउंटिंग, सैकड़ों सालों से चली आ रही है। तो पहले भी ऐसा हुआ होगा, तो मामला कोर्ट में गया होगा, मैंने कहा मैंने पैसे दे दिए, आपने कहा नहीं दिए, मैंने कहा देखिए मैंने लिख रखे, आपने कहा मैंने तो नहीं लिख रखे। तो मैंने कहा मैंने जब लिखे थे तो मैंने अपनी मेमोरेंडम बुक में लिखे था। तो कोर्ट ने कहा अच्छा तू अपनी मेमोरेंडम बुक दिखाओ, कहाँ लिखा था तुमने, कब लिखा था, कब दिए? तो मैं अपनी मेमोरेंडम बुक लेके गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा इसमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा तुमने। तो अकाउंटेंट्स ने कहा कि भाई मेमोरेंडम बुक में जर्नल में लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी लिख रहा है, कैसे भी लिख रहा है। अगर मैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पे कोई फ्रेंच में लिखने लग जाऊं या जर्मन में लिखने लग जाऊं और भी मैं अपनी भाषा बना लूं, अपनी तरह से लिखने लग जाऊं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैंने क्या लिखा। और वो जो मैं कहूंगा कि मैंने तो ये लिखा है, आप कहोगे तो तुम तो अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो और कुछ भी बता रहे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। कोई तरीका है कि नहीं लिखने का, कैसे लिखते हैं? तो आप फिर ये सिस्टम एक डेवलप हुआ कि जर्नल अगर हमारी मेमोरेंडम बुक है तो हम उसमें भी कायदे से लिखे, एक तरीके से लिखे। तो जो मुझसे अभी एक चैट में क्वेश्चन मैसेज डाला गया, तो सर इसका मतलब ये है, ये हम कह सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज मेमोरेंडम बुक से ही होती हैं। अगर मैं जर्नल को मेमोरेंडम मान लूं, मेमोरेंडम बुक मान लूं, जैसा मैं कह रहा हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते, तो मैं अगर जर्नल को मेमोरेंडम बुक मान लूं तो जनरल एंट्रीज मेमोरेंडम बुक की एंट्रीज होंगी। लेकिन मेमोरेंडम बुक में भी आप कैसे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर विवाद की का सुलझाना होगा, कभी डिस्प्यूट हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए दो व्यापारियों में, तो उसका निपटारा जो है उस मेमोरेंडम बुक की तरह होगा। और मेमोरेंडम बुक ऐसी चाहिए कि कोर्ट में दिखाई जाए तो कोर्ट भी समझ जाए क्या लिखा है, उसमें काटा पीटी, ओवर राइटिंग, गंदा लिख के मिटाना, ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए अकाउंट्स के अंदर कभी भी ओवर राइटिंग नहीं एक्सेप्ट की जाती कि आप काट के उसके ऊपर कुछ भी लिख दो। आपको लिखना है तो उसको अलग से साफ सुथरा अलग से दूसरा लिखिए, ऐसा नहीं उसको काट रहे हैं, मिटा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं चलती। इससे ये संदेह पैदा होता है कि आपने अपनी अकाउंटिंग में कुछ जो है वो कुछ हेरा फेरी कर रखी, कुछ गड़बड़ कर रखी। इसलिए कभी भी ओवर राइटिंग नहीं चलती अकाउंट्स। तो आप तो रफ बुक में लिख सकते हो, आप जो स्कूल में लिख रहे हो, यहाँ लिख रहे हो, उसमें तो काटा पीटी आप कर सकते हो, अकाउंट्स में नहीं कर सकते। तो अगर मेरी मेमोरेंडम बुक भी है अकाउंट्स में तो भी मुझे उसको साफ सुथरा बनाना चाहिए। अगर मैं साफ सुथरा होगा तो अगर जब किसी पार्टी से विवाद होगा तो मैं कह सकता हूँ देखो मैंने ये कागज में लिखा है, लेकिन अगर मैं कागज में लिख रहा हूँ लेकिन मैं साफ सुथरा लिखता हूँ तो मैं उसको बता सकता हूँ भैया आज की बात थोड़ी है यार, मेरे 10 दिन के कागज है, देख ये कागज है, फिर ये कागज 10 दिन के, मैं हर बार लिखता हूँ, देख तेरे को दिए थे मैंने, तो देख चेक कर इसको, मैंने लिखे हैं। तो मैं देखूंगा सामने वाला देखा यार बड़ा साफ सुथरा लिख रखा है और ये रोज ऐसा लिखता है हिसाब किताब, तो इसका पक्का है, तो मानेगा मेरी बात, क्यों नहीं मानेगा, मेरी बात मानेगा। इसलिए मेमोरेंडम बुक में जर्नल में लिखने की भी एक पद्धति बनाई गई कि भाई ऐसे लिखना है, जो अकाउंट डेबिट है उसको पहले लिखो, फिर डीआर लिखो, फिर जो अकाउंट क्रेडिट उसको लिखो, नरेशन लिखो, अमाउंट लिखो, दोनों के
ये सब एक सिस्टम बनाएगा जिससे कि कभी विवाद में निपटारा होने में मदद मिल सके। ठीक है, तो ऐसे चलता है। तो इसलिए हम अगर हम जर्नल को मेमोरेंडम मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करता, सीक्रेट रिजर्व की। सीक्रेट रिजर्व का मतलब ये होता है हिडन प्रॉफिट, छिपा हुआ लाभ। जो हिडन प्रॉफिट है, छिपा हुआ लाभ है, उसको हम सीक्रेट रिजर्व। अब सवाल उठता है, सर ये ऐसा कौन सा लाभ है जो छिपा हुआ दिख ही नहीं रहा आपने को? हाँ, नहीं दिख रहा। भाई कहाँ नहीं दिख रहा? बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। बैलेंस शीट में कैसे नहीं दिख रहा सर, ऐसा कैसे? अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे नहीं दिख रहा। मैं एक बैलेंस शीट ओपन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे, मैंने स्क्रीन पर आपके सामने बैलेंस शीट ओपन की। अब मैं कहता हूँ इस बैलेंस शीट में सीक्रेट रिजर्व है, ढूंढो। एक होता है ना वो क्या, ट्रेजर हैंड। ट्रेजर हैंड एक खेल होता है ना, खेला आप लोगों ने ट्रेजर हैंड खेल? ट्रेजर हैंड में क्या होता है आपको बताएगा? ट्रेजर हैंड में क्या होता है? सर चीजें छुपा दी जाती है, चीजें फिर छुपा ढूंढना। देते फिर से ढूंढते हाँ, हैं। ढूंढते हैं, वही खजाना। ट्रेजर, ट्रेजर में खजाना, खजाना छुपा हुआ ढूंढो। तो भाई वैसा ही है, सीक्रेट रिजर्व भी वैसा ही है। सीक्रेट रिजर्व क्या है? ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में छुपा हुआ प्रॉफिट है, ढूंढो। अरे कैसे ढूंढूं मैं? ढूंढो कैसे, मतलब वो कैसे सीक्रेट रिजर्व है? यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल, इस बैलेंस शीट में दो चीज ऐसी है जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ। एक है मशीनरी। साहब ये मशीनरी जो है ये हमने खरीदी थी 5,000 रुपए की। ठीक है साहब, 5,000 की खरीदने के बाद ये जितने सालों तक अभी तक चलाई है उसके हिसाब से, अगर उसके हिसाब से इसमें 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन होता है। तो मतलब आज की डेट में ये मशीनरी हमारी बुक्स में 2,500 की होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बुक्स के अंदर ये मशीनरी 2,500 की होनी चाहिए। लेकिन साहब हमारी बुक्स के अंदर ये मशीनरी तो 1,700 की दिखाई गई। मतलब ये कि जो बुक्स मेरी कह रही हैं कि मैं 1,700 की मशीनरी है, अगर मैं आज इसको बेचने जाऊं बाजार में तो मुझे 2,500 रुपए तो मिल जाएंगे। मेरी बुक्स कह रही 1,700, जबकि मुझे मिल जाएंगे 2,500। तो 800 रुपए का प्रॉफिट तो साहब यहीं की यहीं छुपा हुआ है। 800 का प्रॉफिट इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि इस बिजनेस के अंदर 800 रुपए का सीक्रेट रिजर्व है। ऐसा रिजर्व है जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिख रहा? कि बैलेंस शीट तो 1,700 की है, दिखाने और है 2,500 की। तो इसके अंदर सीक्रेट रिजर्व, रिजर्व यहाँ पे मतलब है लाभ से जो छिपा हुआ है। अगर इस बिजनेस को बेचा जाए आज की डेट में तो ये जो है 800 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये बैलेंस शीट के अंदर का टोटल है 27,800 की एसेट्स। मैं बेचने जाऊं तो ये मुझे 28,600 रुपए मिल जाए। तो इसका मतलब अगर इसकी असली कीमत एसेट्स की 28,600 है और मिल रहा है 17, तो ये 800 रुपए इसमें छिपे हुए हैं, लाभ है ये छिपा हुआ। ऐसा ही लाइव स्टॉक के साथ हो सकता है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मैंने यहाँ दिखाया 500 रुपए की मेरे पास कुछ बकरियां हैं। नहीं साहब, वो 500 रुपए की नहीं है। वो बकरियां जो है आज की डेट में बाजार के अंदर उनकी कीमत 1,200 रुपए है। 1,200 रुपए है। अच्छा, तो 700 रुपए का सीक्रेट रिजर्व यहाँ पे। तो सीक्रेट रिजर्व का मतलब ये होता है कि हमने अगर एसेट्स को कम मूल्य पे दिखाया हुआ है तो वो सीक्रेट रिजर्व। अच्छा, ये मतलब नहीं समझा मैं भाई क्या। सीक्रेट रिजर्व का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा कब क्रिएट होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण इसका ये है कि व्हेन एसेट्स आर शोन एट लोअर वैल्यूज इन दी बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट के अंदर अगर एसेट्स को हम कम कीमत पे दिखाते हैं तो हमारी बुक्स में सीक्रेट रिजर्व हो जाता है। हमारी बुक्स में सीक्रेट रिजर्व हो जाता है। हमारी बुक में सीक्रेट रिजर्व हो जाता है। या फिर हम हानियों को दिखा दें कि इतनी हानि हो रही लेकिन उतनी हानि है नहीं, तो भी सीक्रेट रिजर्व हो जाएगा। उतना लॉस ही नहीं है, हमने लॉस ज्यादा दिखा रखा है बुक्स के अंदर, उतना लॉस ही नहीं है। इलीगल हो जाएगा ना तो करे। देखो, लीगल और इलीगल का ऐसा होता है कि अनुमान होता है बेटा, अनुमान होता है। मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास डेटर्स हैं
जिनसे मुझे पैसा लेना है वो है 4000 रुपए। मैं कहता हूं इस 4000 में 1000 रुपए तो सब डूबने वाले, मैं लॉस होने वाला है 1000, और मैं उस 1000 के लॉस को दिखा देता हूँ। वो कैसे दिखाता हूँ मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी को पढ़ाया नहीं, लेकिन तरीके ऐसे डूबत ऋण को बुक्स में दिखाने के। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो जानते हैं वो समझ गए, जो नहीं जानता है उसे मत जाइए फिलहाल। लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरे डेटर्स 4000 के, मैं कहता हूँ इसमें 1000 डूब जाएंगे, मेरे को सिर्फ 3000 रुपए मिले, लेकिन मेरे डूबने की संभावना तो सिर्फ 200 रुपए की है। 4000 में 3800 तो मुझे मिल ही जाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ 3000 रुपए। तो मतलब मेरी जो एसेट्स है, डेटर्स है, वो 3800 के, मैं उनको 3000 दिखा रहा हूँ। तो जब मैं एसेट्स की वैल्यू को, अच्छा यहाँ तक लीगल की बात है, तो लीगल आप इसलिए नहीं, इलीगल आप इसलिए नहीं कह सकते भाई मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बच के चलता हूँ, मैं लाभ ज्यादा नहीं दिख रहा। एक आपने पढ़ा होगा ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मत दिखाओ, हानि होने वाली है तो उसको दिखाओ। तो मैं तो अभी से मान रहा हूँ कि साहब उसमें जो 1000 रुपए डूब जाएगा तो मैं अभी से उसके लिए प्रोविजन मांग के चल रहा हूँ, लेकिन 1000 नहीं डूबेगा, मैंने कुछ ज्यादा ही प्रिकॉशन ले लिया, कुछ ज्यादा ही वो कर लिया। तो ये सीक्रेट रिजर्व। तो सीक्रेट रिजर्व तब क्रिएट होता है मोटे तौर पे जब हम अपनी पुस्तकों में एसेट्स की संपत्तियों को कम करके दिखाते हैं, असली कीमत से कम। जितना हम ज्यादा कम करके दिखाएंगे उतना सीक्रेट रिजर्व हमारी बुक्स में क्रिएट होता जाएगा। ज्यादा कम करेंगे तो ज्यादा सीक्रेट रिजर्व होगा, थोड़ा सा कम करेंगे थोड़ा सीक्रेट रिजर्व। तो सीक्रेट रिजर्व हम उसको कहते हैं, और ये छुपा हुआ लाभ है जिसके अंदर। और मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि सीक्रेट रिजर्व जो क्रिएट होता है ये हम जानबूझ के कई बार नहीं करते, कभी कभी अनायास ही क्रिएट हो जाता है। अनायास कैसे हो जाता है? मुझे लगता है कि भाई डेप्रिसिएशन जो है हर साल 10% लगेगा, मैं 10% के हिसाब से लगाता हूँ, लेकिन उसका असली डेप्रिसिएशन तो 5% है। तो मेरा अनुमान गलत हो गया, मैंने लगाया कि ऐसे 10 साल चलेगी, 10% घटाता जा रहा हूँ, जबकि असल में तो वो एसेट जो है 20 साल चलने वाली है। तो मेरा अनुमान गलत हो गया, मैं अनुमान से मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो ऐसा हो जाने से मेरी बुक्स में सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी बिजनेस जानबूझ के भी क्रिएट कर सकते हैं, और कभी कभी ये बिजनेस के अंदर अनायास ही बिना हमारी कोशिश के भी क्रिएट हो सकता है। ये हमारे सीक्रेट रिजर्व। तो जानबूझ के करने पर तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा। देखिए जानबूझ के हम टैक्स बचाना चाह रहे होंगे, हम प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं। कई बार हम क्या होता है कि हम दिखाना नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम थोड़ा सा कमतर अपने आप को, मतलब कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। Yes. ठीक है, कुछ लोग छुप छुप के उस चीज को करते हैं, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहाँ पर, यहाँ तक जो मैंने बताया? हाँ, वो 1700 की मशीनरी अगर 1500 में बिकी तो? ना अरे तब तो कोई बात ही नहीं, तब सीक्रेट रिजर्व थोड़ी है। मैं तो कह रहा सर हूँ वो मुझे मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे मालूम है कि भाई ये 1700 की मशीनरी 2500 की तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी मैं 1700 दिखा रहा हूँ, तो मैं अपनी बुक्स में सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब अगर कम में बिकती तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो सीक्रेट रिजर्व नहीं कहेंगे, तब तो ये कहेंगे भाई 1500 करो उसकी कीमत, घटाओ उसको, आप ज्यादा दिखा, उसके लिए कुछ नाम नहीं है। जैसे अच्छा तुम अगर ये कहना चाहते हो कि अगर प्रॉफिट छुपा हुआ सीक्रेट रिजर्व है, तो कुछ ऐसा कुछ नाम है क्या? सीक्रेट लॉस या सीक्रेट, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए मतलब नाम। सर प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व क्रिएट होंगे? नहीं, अभी हुआ नहीं है प्रॉफिट। सीक्रेट रिजर्व इसीलिए कहा जा रहा है कि वो प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है, अगर हम बेचेंगे तो होगा, लेकिन वो प्रॉफिट को हम बुक्स में दिखा तो सकते हैं। अभी हमने, जैसे मान लीजिए कोई एसेट है मेरे पास, वो एसेट की कीमत ज्यादा है, तो मैं दिखाऊं तो सही एसेट को, भले ही उसको नहीं बेचूं तो कीमत तो उसकी सही दिखाऊं, लेकिन मैं कीमत भी उसकी कम करके दिखा रहा हूं, ज्यादा मैं दिखाई नहीं। दैट इज व्हाट सीक्रेट। यस सर। सर हमें प्रॉफिट रिजर्व हो गया तो उसमें वो मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी? हाँ, अगर हमने एसेट बेच दिया, अगर ये एसेट जब बेच दी 1700 की मशीनरी जो हमारी बुक्स में, वो 2500 में बेच दिया, तब तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। वो प्रॉफिट जो है सभी पार्ट वो मालिक को मिल ही जाएगा, फिर वो सीक्रेट रिजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो बिक गया हमारा। तो सर उस प्रॉफिट को कहाँ पे एंट्री करेंगे? वो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं उसको। हम यहाँ ऐसे दिखाते हैं, मैं बता भी देता हूँ उसको हम कैसे शो करते हैं।
ऐसा कोई प्रॉफिट जो आपने एसेट को बेचने से होता है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हो। कैसे दिखाते हो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे दिखाते हो बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीन करके आप यहाँ पे उसको 800 रुपए का प्रॉफिट, ऐसे आप दिखा दोगे प्रॉफिट। अगर आपने मशीनरी बेची प्रॉफिट हो गया तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ पे लिखने से होगा क्या, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखोगे तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब ये नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है। तो कैपिटल के अंदर जो प्रॉफिट जोड़ोगे वो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, ओनर को मिल जाएगा, उसको ही मिलता है, उसी को मिलता है। सर सीक्रेट रिजर्व में यूज उससे लॉस होगा ना या प्रॉफिट होगा? हाँ प्रोविजन में बताता हूँ। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना, सीक्रेट रिजर्व प्रॉफिट को ही कहते हैं, छिपा हुआ प्रॉफिट है। लेकिन वो छिपा हुआ इसलिए कि वो प्रॉफिट बुक्स में नहीं है, दिख नहीं रहा, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, लेकिन है। जब एसेट को बेचा जाएगा तब वो निकल के आएगा। वो जिन्न है, लेकिन ऐसा जिन्न है जो हमारा दोस्त है, हमें अच्छा लगेगा उससे, है ना। हम जो कहेंगे वो जब उसको जलाएंगे ना, बैलेंस शीट को बेचेंगे, तब वो खट से खड़ा होगा, अभी छुपा हुआ है, ऐसा समझ लो। वो प्रॉफिट ही है, हमारा दोस्त है, हमें अच्छा लगेगा उससे। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अब मेरे से पूछा गया है प्रोविजन रिजर्व, फिर मैं एक्यूमुलेशन प्रॉफिट और सिंकिंग फंड में बात करूंगा। प्रोविजन और रिजर्व्स का क्या मतलब होता है? देखिए क्या है कि अकाउंट्स के अंदर हम 3 तरह की चीज डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक बार पहले बात की होगी इसकी, लेकिन फिर भी मैं अभी फिर बता देता हूँ। अकाउंट्स में 3 तरह की चीज होती है। एक होता है जिसको हम कहते हैं लॉस, या फिर जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया प्रोविजन, और तीसरा हो गया रिजर्व। ठीक है, एक हो गया प्रोविजन और एक हो गया रिजर्व। मान लीजिए कि पानी बरस रहा है, पानी बरस ही रहा है, मतलब बिल्कुल बरस रहा है, और आप घर के बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हो, एक आप छाता लेके जाते हो, क्योंकि पानी बरस ही रहा है भाई, छाता लेके ही जाएंगे, आपको पैदल पैदल कहीं जाना, आप छाता लेके चले जाते हो। उसको मैं एक तरह से मान लेता हूँ, उसको आप स्थिति मान लीजिए, उसको मैं कहना चाहता हूँ वो लॉस है, या आप उसको लायबिलिटी मान लीजिए। अब एक दूसरी स्थिति है, आपको लग रहा है कि बादल गरज रहे, काले काले बादल हैं, मैं जब आप जाऊंगा तो रास्ते में पानी आ सकता है। अभी बरस नहीं रहा, लेकिन हो सकता नहीं भी बरसे, लेकिन संभावना है, उसको हम कहते हैं प्रोविजन। और एक तीसरी चीज है, एक आप नया नया छाता खरीद के लाए हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेड सा दिखता है, रंग-बिरंगा सा, ठीक है। अब वो आप उसको नया, पहले से ही साथ में लेके ही रहते हैं। अरे वो धूप निकल रही है भैया मेरी, कुलदीप धूप निकली हुई है। यस सर। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि भाई धूप में भी तो छाता लगता है, वो नया छाता दिखाना है भाई। यस सर, और फिर काला शायद चश्मा, उसमें से काला चश्मा भी लगाया अपन ने, ठीक है। बारिश और छाजब हो सकती है ना सर, ऐसा भी होता हाँ, है। तो भाई ऐसे में वो छाता, मेरे मेरे एक अंकल रहते हैं मुंबई में, वो दुबई से लेकर आए हैं भैया छाता, ये वाला मेड इन इंग्लैंड। तो मुझे वो थोड़ा सा दिखाना है कि मेड इन इंग्लैंड छाता है, और वो मैं लेके निकल रहा हूँ। अभी जरूरत ही नहीं है छाते की, लेकिन वो निकले, तो वो हो गया रिजर्व। दिखाना तो है कि दुबई से लाना है। हाँ यार भैया, कोई पूछेगा बड़ा सुंदर छाता है, चाचा लाए, कहाँ से? दुबई से। अच्छा अच्छा, तू भी क्या? नहीं, मैंने समझे कि नहीं समझे? तो ये 3 तरह की चीजें हैं हमारे पास। तो अगर लॉस हो जाए, लॉस हो गया या लायबिलिटी हो गई, जब तय हो गया कि देना है, तब तो वो लायबिलिटी या लॉस तय हो गया, छुपा नहीं है। दूसरा, संभावना है कि हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे प्रोविजन। और तीसरी चीज, कोई दूर तक संभावना नहीं है,
मालूम ही नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपने पास अपन चाहते हैं यार नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम रिजर्व, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, इसके लिए तीन तरह की दो बातें की जाती हैं। एक बोल रहे थे अकरेंस, अकरेंस का मतलब है घटना होने वाली है क्या, घटना होने वाली है, अकरेंस। दूसरा है अमाउंट, घटना जो होने वाली है उसमें हानि हानि या फिर दायित्व, दायित्व की राशि निश्चित है। इसको हम ऐसे कहेंगे, अगर मान लीजिए आपको ये मालूम पड़ जाए कि लॉस तो होने वाला है, मतलब ये पक्का है, सर्टन है, निश्चित है, निश्चित होगा, पक्का होगा, और उसमें कितने की हानि होने वाली है वो भी सर्टन है, वो भी निश्चित है, मालूम है, निश्चित है, दोनों निश्चित, सर्टन, पक्का। मतलब लॉस होगा, पक्का होगा, और कितने का होगा वो भी मालूम है। तब ऐसे केस के अंदर हम उसको लॉस या उसको लायबिलिटी मान लेते हैं, उसको लॉस या लायबिलिटी मान लेते हैं जब पक्का मालूम है कि होना है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति हो सकती है कि सर्टन है, मतलब निश्चित है कि लॉस तो होगा, लेकिन कितने का होगा ये सर्टन नहीं, अनसर्टन, अनिश्चित है, अनिश्चित। अमाउंट नहीं मालूम तो हम उस केस के अंदर प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन कब बनाते हैं, जब ये तो मालूम है कि लॉस होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं मालूम, तो उसको लायबिलिटी या लॉस नहीं मान सकते, क्योंकि अभी लॉस तो वही नहीं है, होने की संभावना है। तो हम उस केस में क्या बनाएंगे, उसको लायबिलिटी नहीं मानेंगे, उसको लॉस नहीं मानेंगे, उसको प्रोविजन मानेंगे। और तीसरी चीज, अगर हमारा लॉस होगा ये भी अनसर्टन है, और कितने अमाउंट का लॉस होगा ये भी अनसर्टन है, तब उस केस के अंदर हम रिजर्व बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें ये मालूम है कि हमको लॉस होगा और कितने होगा, दोनों चीजें मालूम है, तब हम उसको लॉस या लायबिलिटी मानेंगे। हमें ये मालूम है कि लॉस होगा या लायबिलिटी होगी, लेकिन ये नहीं तय है कि कितने की होगी, तो हम उसको हम प्रोविजन मानेंगे। हमें मालूम है कि लॉस तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितने अमाउंट का होगा तब तो अमाउंट तो दूर की बात है, पहले यही नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, तब उस केस के अंदर हम चाहें तो हम रिजर्व बना सकते हैं। चाहें तो, रिजर्व बनाना जरूरी नहीं है, हम चाहें तो बना सकते हैं। तो मोटे तौर पे हम ये तीन डिफरेंसेस हैं जो आप सबको लिख लेंगे। इन तीनों का जो मामूली फर्क है वो आपको लिख लेना। यस सर, हो गया। मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। कोई क्वेश्चन किसी का? सर ऋण क्या है सर? क्या कह रहे हो? तो संदिग्ध लोन सर। संदिग्ध लोन, सर डाउटफुल डेट, ऋण, डाउटफुल डेट हम बोलते हैं।
सर संदिग्ध ऋण मतलब बैड डेब्ट्स होता है। बैड डेट्स के लिए कहा जाता है जो मिले या नहीं मिले, वो उसके लिए हम कहते हैं। अगर वो पैसा हमने किसी को दिया, उधारी लेनी है, वो हो सकता है डूब भी सकता है या मिल भी सकता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि संदिग्ध है वो, संदिग्ध। ठीक है, अभी एक चीज और मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो एग्जांपल अभी मैंने दिया है लायबिलिटी, रिजर्व और प्रोविजन का, इसको एक एग्जांपल से और मैं क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये एग्जांपल भी क्लास में एक बार दिया था। मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ और कस्टमर ने मुझसे वो प्रोडक्ट खरीदा और उसको, उससे कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ चोट लग गई और मुझे उसको कॉम्पनसेशन, उसको क्षतिपूर्ति देनी है उसकी। ठीक है, ये तय हो गया कि मुझे कितना उसको पैसा देना है। उसने मांगा 20,000 रुपए, मैंने कहा ठीक है भाई, अब ठीक है 20 में निपटा मांगा और मैं 20 देने की बात करता हूँ। तब ये हो गया, वो मेरा लॉस हो गया या मैं उसको लायबिलिटी मान सकता हूँ, तय हो गया। मुझे मालूम है उसको देना है, वो 20,000 मांग रहा है, मैंने कहा 20 का तो काम ही नहीं है, 20 तो बहुत ज्यादा है, 10,000 ले लो। वो कहता नहीं साहब, मैं 20,000 से 1 रुपए कम नहीं लूँ। मैं कहता हूँ भाई 20 का काम नहीं है, 10 का ही काम। तो मुझे ये मालूम है कि मुझे देना है उसको पैसा, कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा मुझे, ये तय है। मतलब ये घटना तो निश्चित है, देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा ये तय नहीं हो सकता है, वो मान भी जाए थोड़े दिन बाद या नहीं माने। 10 भी देना पड़ सकता है, 15 में बात निपट जाए, हो सकता है 20 में 20 ही देना पड़ जाए। तो मैटर चला गया कोर्ट पे। मुझे ये भी मालूम है कोर्ट में मैं मुकदमा हार जाऊंगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कोर्ट जो है वो हो सकता है 20,000 की बजाय 15 में समझौता करा दे, लेकिन वो तो 1 रुपए भी कम करने को तैयार नहीं है, तो मेरे 5,000 तो बचेंगे। तो मैं सोचता हूँ चलो कोर्ट के, तो मुझे मालूम है कि मुझे देना है, लेकिन क्या तय नहीं है, अमाउंट तय नहीं है, कितना देना। तो मैं ऐसे केस में प्रोविजन बनाऊंगा। और मान लीजिए कि वो मुकदमा कुछ ऐसा है कि उसमें मैं जीत भी सकता हूँ, हारने की बात नहीं, मैं जीत जाऊंगा तो 20 मुझे मिलेंगे, तो और मैं हार गया तो देने पड़ेंगे। मतलब 50-50 चांस है मेरे जीतने की और मेरे हारने की। जीतने पर मुझे मिलेंगे पैसे और हारने पर मुझे देने पड़ेंगे। तो ये तो तय निश्चित नहीं है कि मुझे देने ही पड़ेंगे पैसे। तो मैं ऐसे केस के अंदर अगर चाहूं तो रिजर्व बना सकता हूं, लेकिन ये रिजर्व बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हारने की चांस भी उतनी है जितनी जीतने की। ऐसा थोड़ी कि मैं पहले वाले में प्रोविजन कब बनाऊंगा, जब हारने तय है, देना ही है मुझे पैसा, कितना देना है बस वो तय नहीं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मैं आगे एक चलता हूँ। और दूसरा कोई डाउट पूछना है आपको? मुझसे पूछा गया सिंकिंग फंड और एक्युमुलेशन रिजर्व। एक्युमुलेशन फंड, एक्युमुलेशन फंड का मतलब क्या होता है? ये ह्रास लगाने की, डेप्रिसिएशन लगाने की एक पद्धति है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने कहीं थियोरी में आपको पढ़ने में आई हो। ये पद्धति क्या कहती है? ये पद्धति ये कहती है कि साहब मान लीजिए मेरे पास एक एसेट है, मैं आपको एग्जांपल देकर उसको समझाना चाहूंगा। मेरे पास एसेट है, उस एसेट की जीवन जो है वो 10 साल का है। तो मैंने एक वो लाइन बना ली यहाँ पर, दिस और ये यहाँ दिस, ये मैंने उसके लिए जीवन। अब मैं इसको 10 सालों में डिवाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, लेकिन आप इसको 10 बराबर साल मान लीजिए। आप नहीं मान सकते तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। ये लाइन जो है एकदम परफेक्ट नहीं आ रही है। ये 10 साल है, ये जो लाइन है ना 10-10 साल के हिसाब से। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि ये 1 साल, तो ये दूसरा साल, तो ये तीसरा साल, ये चौथा साल, तो ये 5वां साल, तो ये 6ठा साल, ये 7, 8, 9 और ये 10। मैंने यहाँ पे एक एसेट खरीदी है 10,000 रुपए की, और वो 10 साल बाद उस एसेट की जीवन खत्म हो जाएगा, वो एसेट खत्म हो जाएगी। मतलब मुझे 10 साल के बाद में उस एसेट के बदले में यहाँ पर 10 साल के बाद
वहां पे मुझे इस एसेट के बदले में कोई दूसरी एसेट खरीदनी पड़ेगी। तो मेरे को एक चिंता है कि मैं 10 साल के बाद जब ये एसेट खत्म हो जाएगी लाइफ, तो मैं कैसे बिजनेस करूंगा। तो 10 साल के बाद मुझे वो एसेट दोबारा खरीदनी तो पड़ेगी। तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? इतने पैसे तो मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, लोन लिया या जो किया। अब मैं 10 साल के बाद जब चला, फिर मैं लोन लूंगा क्या? नई एसेट खरीदनी पड़ेगी। 10 साल के बाद जब ये खत्म हो जाएगी तो क्या करूँ? तो मैं क्या करता हूँ, एक फंड बनाता हूँ। इसको मैं सिंकिंग फंड कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक्यूमुलेशन फंड कह सकता हूँ। ये कई तरह के फंड होते हैं, एक्यूमुलेशन फंड, सिंकिंग फंड कह सकता हूँ या एक्यूमुलेशन। मैं क्या करूंगा, हर साल 10-10 1-1 हजार रुपए, हर साल 1-1 हजार, हर साल 1-1 हजार रुपए इस फंड में डालता जाऊंगा। 1-1 हजार रुपए हर साल इस फंड में डालता जाऊंगा। हर साल 1-1 हजार रुपए इस फंड में डालूंगा। तो मेरे पास इस फंड के अंदर जब ये 10 साल खत्म होंगे तो मेरे पास इस फंड में 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब ये एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी 10 साल के बाद में, और ये एसेट मुझे बेच दूंगा मैं 10 साल के बाद, तो ये जो मेरे पास फंड में पैसा है, इससे मैं नई एसेट को खरीदूंगा। इसलिए ये सिंकिंग फंड या एक्यूमुलेशन फंड बनाए जाते हैं, जिससे कि उस एसेट को दोबारा खरीदने के लिए एक कोष बनाया जा सके। उस एसेट को खरीदने के लिए एक निधि, एक फंड तैयार हो जाए, जिससे कि उस एसेट को मैं बाद में खरीद सकूं। सर एक सर, पिगी business बैंक की करने- तरह। एक पिगी बैंक की तरह, बिल्कुल एक पिगी बैंक है। ये मुझे कोई लायबिलिटी चुकानी है, 5 साल के लिए मैंने लोन लिया है, तो मैं उस लोन की लायबिलिटी चुकाने के लिए भी फंड बना सकता हूँ। तो सिंकिंग फंड मतलब वो फंड कहीं सिंक माने बेसिन को बोलते हैं, सिंक का मतलब डूबा हुआ भी कहते हैं। वो फंड जो डूबा हुआ है, मतलब वो पैसा मेरे काम का नहीं है जब तक वो फंड नहीं, मैं उस पैसे का कुछ कर नहीं सकता तब तक वो पैसा वहां पड़ा हुआ है। जब उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उस फंड, सिंकिंग फंड से निकाल के मैं एसेट खरीदूं, तब तक उस फंड को मेरे काम का नहीं है। इज दैट ओके? क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट है यहाँ पर? और कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? सर कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो बिल, जब आप कोई नई चीज कैश में खरीदते हैं ना, तो दुकानदार आपको कैश मेमो देता है, वो बिल देता है। तो वाउचर और कैश मेमो एक ही होता है? वाउचर और कैश मेमो करीब करीब एक जैसे। वाउचर सर, वो- बिल और कैश मेमो कैसे, तो वाउचर थोड़ा लगता है। सर ये दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट के पार्ट है ना? ये सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे, दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैश मेमो, इनवॉइस, ये सब। हाँ बोलिए। सर इनको भी मेमोरेंडम बोल सकते हैं ना? कह सकते हैं इनको मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट्स, तो कहना थोड़ा ठीक है। आपकी क्योंकि ये सब हेल्प कर रहे हैं आपको आगे काम के लिए, तो आप कह लो इस चीज को। एनी मोर क्वेश्चंस यहाँ? अब मेरे को आपको 2 एडजस्टमेंट्स और समझाने हैं।